आज का हमारा टॉपिक है IVF एंड ET। ये आपके कोर्स में है। ये एक ऐसी टेक्निक है, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाहर कराया जाता है, यूट्रस के बाहर कराया जाता है, और इसके बाद 4 या 5 दिन के डेवलपमेंट के बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है, उसके बाद इसको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो कराई जाती है, ये इसको बोलते हैं IVF। आपने पेपरों में बहुत सुना होगा, निसंतान दंपत्ति के बारे में बताया जाता है कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो माँ बन सकती हैं। तो एक इस टेक्निक से कराया जाता है। ये कैसे होता है? सबसे पहले ये किन किन में होता है, किन किन में इसको कराया जाता है? ऐसे केसेस में जिनमें इनफर्टिलिटी होती है। अब इनफर्टिलिटी, पहली बात तो ये हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये टेक्निक को कराने से पहले लोग, कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो इस टेक्निक का फ़ायदा लेना चाहते हैं। उसके लिए जो इनफर्टिलिटी जिन पेशेंट में या जिन दंपत्ति में है, वो इस टेक्निक का फ़ायदा उठाते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि जब उनको ये लगता है कि अब शायद हो सकता है कि हमारे पास हम कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो इस टेक्निक को फ़ायदा उठाने जाते हैं। अब होता क्या है कि जब इस डॉक्टर के पास जाते हैं जो ये टेक्निक से इम्प्लांट करते हैं, तो पहले मेल और फीमेल दोनों के वो सारे टेस्ट होते हैं जो इनफर्टिलिटी में मैंने आपको बताए हैं। अब ये देखते हैं कि मेल में स्पर्म मोटाइल हैं या नहीं हैं, और फीमेल के अंदर वो कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, ओवरी की कंडीशन, फैलोपियन ट्यूब की कंडीशन और यूट्रस की कंडीशन। इसके बाद फिर एम्ब्रियोजेनिक कंडीशन, वो चारों स्थिति नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं या कोई डिफेक्टिव है। तो पहला जो केस होता है वो इनफर्टिलिटी का केस होता है। दूसरा होता है मिसकैरेज। जिनको बार बार मिसकैरेज होता है वो भी इस टेक्निक को अपनाते हैं। तीसरा होता है सेम सेक्स कपल फैमिली बाइंडिंग। ऐसे लड़कियां, दो लड़कियां या 2 लड़के, या जो ज़्यादातर ऐसे केसेस में जहाँ 2 लड़कियां कहती हैं कि हम अपने आप को हस्बैंड वाइफ मानते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद में अपने यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो इम्प्लांट करा लेते हैं। फिर इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो मैंने आपको पिछले टाइम बताई थी, जो एक इनफर्टिलिटी का कॉज रहती है, उसमें क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में सिस्ट बन जाती हैं, छोटे छोटे बैग्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरी फंक्शन जो है नॉर्मल नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। लास्ट होता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इन ओवेरियन कैंसर। ये ऐसे केसेस में होता है जो मेनोपॉज में जाने वाली होती हैं, लेकिन इसके पहले ये फर्टाइल होती हैं। मतलब अगर स्पर्म इनके ओवम से अगर टकराता तो हो सकता था कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती, लेकिन टाइम की वजह से एक एज तक उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया और
40 के बाद में उन्होंने सोचा कि हम अब जो है माँ बन जाएं, तो ऐसे केसेस में पता लगा उनको ओवेरियन कैंसर हो गया है। तो अपने उस कैंसर में उनको क्या होता है, जैसे दोनों ओवरी में कैंसर अगर हो गया है तो फिर क्या करते हैं, ओफेरेक्टोमी कर देते हैं। ओफेरेक्टोमी मीन्स ओवरी को रिमूव कर देना। जब ओवरी को रिमूव करते हैं तो उसके पहले इसके ओवम जो है उनको निकाल लिया जाता है। तो ओवम निकालने से होता क्या है कि हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, और इसके प्रिजर्व करने से जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको फर्टिलाइज़ करा सकते हैं। यहाँ पे जब इस टेक्निक को अडॉप्ट किया जाता है, ये इस टेक्निक से बच्चे को फर्टिलाइज़ कराने के लिए जब हम जाते हैं तो हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया कि ऐसे केसेस में जिनमें दोनों ट्यूब ब्लॉकेज हैं, वो भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज मैंने बताया था उसमें, कि अगर दोनों ट्यूब ब्लॉकेज हैं तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, लेकिन ओवरी का फंक्शन नॉर्मल है। तो ऐसे केसेस में ये टेक्निक ज़्यादा सक्सेस होती है। अब इसमें होता क्या है कि जब इस टेक्निक को कराने के लिए कोई दंपत्ति किसी ऐसे सेंटर में जाती है, वहाँ डॉक्टर इसको ऑब्ज़र्व करते हैं और वहाँ ये देखते हैं, तो उनको ये एडवाइस दी जाती है कि अब आप पूरे 1 साल तक हमारे कांटेक्ट में रहें और जैसा जैसा हम आपको एडवाइस कर रहे हैं वैसा आप वो करें। तो सबसे पहले उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको HCG ह्यूमन कोरियोग्राफिक हार्मोन की दवाइयाँ, इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं। इनमें क्लोमीफेन करके दवाइयाँ रहती हैं जो दी जाती हैं। इससे क्या होता है कि ओव्यूलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवम बनते हैं। और मतलब कहने का ये है कि इसमें ओव्यूलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ठीक, और हेल्दी ओव्यूलेशन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब पीरियड आने वाला होता है तब एक कैथेटर के थ्रू उसमें निडल लगी रहती है, उसमें से ओवम निकालकर बाहर निकाल लिया जाता है। और बाहर निकालने के बाद एक पेटी डिश तो आपने सुनी होगी, आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे 12th में। तो उस डिश में एक कल्चर मीडिया के अंदर इसको रख दिया जाता है ओवम को, और एक साथ देखिए, अब आप सोचते होंगे कि सर ओवम तो एक ही निकलेगा, हम ओवम ज़्यादा कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब ओवम बनने शुरू होते हैं ओवरी के अंदर एक ओवोनिया में, तो ओवम कई बनते हैं लेकिन निकलता एक ही है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि हम ये अल्ट्रासाउंड से ये देखते हैं कि कौन सा जो ओवरी का कौन सा पार्ट है जो मैच्योर होकर ओवम निकालना है। तो उसमें कम से कम 5 से 6 एग ऐसी स्थिति में होते हैं जो कंप्लीट मैच्योर होते हैं। लेकिन चूँकि निकलना एक ही को है, कॉर्पस लुटियम एक ही का बनना है, तो वहाँ पर निकलेगा एक ही, लेकिन हम उसको 4 या 5 ओवम रिट्रीव कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं, और वहाँ से 4 या 5 ओवम निकाल कर बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद में हम उसको एक पेटी डिश में रख देते हैं। 5 नहीं रखते हैं हम उसमें 2 ही हैं, 2 या 3 रखते हैं, और बाकी 2 हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं और इसको स्टोर कर देते हैं। स्टोर इसलिए करते हैं, उससे एडवाइस लेके, उससे कंसर्न लेके करते हैं फैमिली से, कि अगर बाय द वे कभी फेल हो जाए इसके अंदर, तो हम इन 2 जो हमारे स्पर्म जो ओवम बचे हुए हैं, हम इसको फिर से इसको रीजनरेट करके या इसको फर्टिलाइज़ करके हम इसको दोबारा फिर कर सकते हैं। अब इस पेटी डिश के अंदर इस ओवम को रख दिया जाता है। इसके बाद इंसेमिनेशन किया जाता है। इंसेमिनेशन करने के लिए क्या करते हैं कि उसके हस्बैंड का जो सीमेन है उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद में उस डिश के अंदर लगभग
50,000 से लेकर 1 लाख तक स्पर्म उसमें छोड़ दिए जाते हैं। उसको छोड़ने के बाद में क्या होता है कि उसमें जो मोटाइल स्पर्म होते हैं लगभग 500 से 1000 के आसपास मोटाइल स्पर्म होना चाहिए, हेल्दी स्पर्म होना चाहिए। ये मोटाइल स्पर्म क्या करते हैं, ये मोटाइल स्पर्म जाकर उससे टकराते हैं और फर्टिलाइज होते हैं। होता है कि कुछ केसेस में जो मेल पार्टनर है उसके स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है या हेल्दी नहीं है, या ऐसा केस होता है कि फीमेल की जो साइकिल है वो नॉर्मल है और मेल के स्पर्म जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो फिर एक कंसेंट लेके किसी स्पर्म डोनर के जो स्पर्म होते हैं हेल्दी स्पर्म के लेके उनसे भी कराया जा सकता है। इनको फैमिली को ये पता नहीं रहता कि ये डोनर कौन है, ये इसकी पहचान छुपा दी जाती है और उसको बताया नहीं जाता है। लेकिन इतना ज़रूर रहता है कि जो भी डोनेशन ये लोग डॉक्टर जो लेते हैं उसका ये लोग पैसा लेते हैं, मतलब अगर किसी दूसरे हेल्दी डोनर के स्पर्म से अगर ये फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो उसका अलग से पैसा लेते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि जो डोनर है वो हेल्दी है और उसके स्पर्म जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ऐसे केसेस में भी फर्टिलाइजेशन कराया था। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में जो ये जायगोट तीसरे दिन ये जो है वो जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है और 5वें दिन ये ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। ये पेटी डिश में ही होता है। ब्लास्टुला में कन्वर्ट होने के बाद में इसको यहाँ से उठाकर और ऐसे बाहर नहीं रखते हैं, ये इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। इंक्यूबेटर में इसका 4 से 5 दिन रखा जाता है। इसी बीच में जो दवाइयाँ देकर, ठीक है ना, ईस्ट्रोजन के इंजेक्शंस देकर और ह्यूमन क्यूरिक HCG जो हार्मोन इसके अंदर जो होता है, ह्यूमन क्यूरिक जो हार्मोन होता है, तो उसके लेवल काफ़ी बढ़ा दिया जाता है जिससे कि जो बेड होता है, यूट्राइन बेड जो है वो तैयार हो जाए और अपना काम शुरू कर दे। इसके बाद इसको वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। इम्प्लांट ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पर यूट्राइन जो थिकनेस होती है सबसे ज़्यादा हो और एंडोमेट्रियम की जो पोजीशन होती है, जो कंडीशन, जो कहना चाहिए स्टेट, जो अवस्था होती है वो हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी जगह में कर देंगे इम्प्लांट, अगर वहाँ पर जो प्लेसेंटा जो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया तो हो सकता है पहले से फिर से मिसकैरेज हो जाए। इसके बाद ये करते हैं, अब इसके अंदर जो टेक्निक होती है कौन सी, जिसमें ओवम को निकालते हैं, ये जो टेक्निक होती है काफ़ी पेनफुल होती है। इसमें करते कैसे हैं, करते ऐसे हैं कि जो ये जनरल एनेस्थीसिया देके की जाती है। इसमें जो पेशेंट है उसकी सर्विक्स को होल्ड किया जाता है, फिर उसके अंदर एक कैथेटर डाला जाता है। कैथेटर के आगे निडल लगी होती है, उसके आगे कैमरा लगा रहता है। उससे वहाँ जाने के बाद में फिर वो ये सब मॉनिटर में देखते रहते हैं कहाँ पहुँचा, और अल्ट्रासाउंड भी करते रहते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर जाकर ये 4 से 5 जो है वो ओवम निकाल लाते हैं। ये काफ़ी पेनफुल होती है और इसके बाद इसको निकालने के बाद में भी काफ़ी 3-4 दिन तक काफ़ी पेन रहता है इसमें। तो ये सब जो थी, ये टेक्निक जो होती है इसके अंदर की जाती है और पूरे पीरियड में 6 से 7, 8 महीने, 9 महीने जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है उस पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, जिससे कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, और दवाइयाँ उसको बराबर दी जाती हैं और बराबर उसके अंदर जो है ना हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है कि इसको कहीं जो प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। इसके अलावा क्या करते हैं कि उसमें जो सर्विक्स में भी जो है स्टिचिंग कर देते हैं। कहीं जैसे कहीं हो सकता है कि नीचे अगर हेल्दी प्लेसेंटा नहीं हुआ तो अगर कोई बल्ज हो जाता है तो उसकी वजह से भी कभी सर्विक्स में
पहले दूसरे महीने में तीसरे महीने तक उसको वहाँ पर सूचरिंग कर देते हैं, जिससे कि जो एम्ब्रियो बाहर ना निकले। अब इसके बाद उसको ये हर महीने चेकअप के लिए बुलाया जाता है, उसको वॉच किया जाता है कि डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, पूरे डिलीवरी तक उसको ये वॉच किया जाता है कि उसके सारे डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये सब करने के बाद उसके बाद डिलीवरी की जाती है। तो ये एक टेक्निक होती है जो कि जिसको IVF एंड ET कहा जाता है, और इसकी टेक्नोलॉजी यही होती इसी तरह से। तो ये आपके कोर्स में था, मैंने आपको इसलिए बता दिया है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।